चलिए, लास्ट क्लास हम लोगों ने आई थिंक मोल फ्रैक्शन तक कंप्लीट किया था। हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया था, तो आज हम लोग वहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ भाई, फ्लैश नोट नंबर देखो, हीटिंग ऑफ K2Cr2O7, ये हो गया क्या? नहीं लिखा ना ये वाला अभी तक? देखो, K2Cr2O7 क्या होता है? इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आप छोड़ दो वरना लिख लो दोबारा, कोई बात। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब आप हीट करते हो, K2Cr2O7 को जब आप हीट करते हो, तो आप ध्यान रखना तीन चीजें आपको मिलती है। तो ये खुद क्या है? सॉलिड होता है। तो K2Cr2O7 सॉलिड, इसको हीट करने पर एक आपको मिलता है K2CrO4 प्लस साथ में आपको मिलता है Cr2O3 और प्लस साथ में आपको मिलती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो यहां पर आप 2K2Cr2O7 इसे 2K2CrO4 और पूरी रिएक्शन आपकी यहां पर बैलेंस्ड होती है। आ जाओ आ जाओ, ये आएगा 8 और 3 11 और 3/2। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप याद रखना, तीन चीजें आपको मिलती है यहां पर। ये एक ग्रीन कलर का सॉलिड होता है, और साथ में यहां पर क्या होती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, रिएक्शन है, आप लोगों को इसे याद रखना चाहिए, और यही आज का फ्लैश नोट है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो देखो, लास्ट क्लास मैंने आपको मोल फ्रैक्शन के बारे में बता दिया था। लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी लिखो। ये लिख लेना आप लोग बाद में पीडीएफ में से। चलिए, तो मैंने आपको लास्ट क्लास मोल फ्रैक्शन के बारे में बताया था। हम देखा था कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक क्या होता है? सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। ठीक है, और दोनों की जो मोल फ्रैक्शन है उसका सम क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है। सही है। दूसरी चीज मैं आपको ये बता चुका हूं कि आपको अगर आप सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालो, तो वो हमेशा इनके मोल्स के रेशियो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये इनके मोल्स के रेशियो के बराबर होता है। हाँ भाई, सबको आवाज आ रही है ना? एक बार सभी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बता दो, आवाज आ रही है ना सबको? अभी आप ध्यान रखना, वैसे तो हम इसके क्वेश्चन जीएमपी में कर चुके हैं, बट अगर आपको मोल फ्रैक्शन को किसी भी और टर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से अपने क्वेश्चन को शुरू करना चाहिए हमेशा। मतलब पहले दोनों का रेशियो निकाल लो और फिर आप क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हो। जैसे मान लो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन इज की कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ aqueous NaOH solution having mole fraction of NaOH 0.2। तो आपके पास एक एक्वा सोल्यूशन है NaOH का, जिसमें NaOH का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है? 0.2 है। आपको इस सॉल्यूशन में NaOH की मोलैलिटी बतानी है। क्या बतानी है? तो बताओ भैया इसकी मोलैलिटी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप कर चुके हो वैसे तो, बट आप समझें कि आपको अगर मोल फ्रैक्शन को किसी और टर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्वेश्चन की शुरुआत करनी होगी यहां से। देखो, एक्वस NaOH सॉल्यूशन है,
इसमें NaOH का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.2। तो अपने आप ही बताओ वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 0.8। कितना होगा? तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सॉल्यूट यानी NaOH और सॉल्वेंट यानी वाटर के मोल फ्रैक्शंस का रेशियो ले लूंगा, वो आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा? 1/4 आएगा। बोलो आएगा? ठीक है जी। अब जो इनके मोल्स का रेशियो है, जो इनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो है, वही इनके मोल्स का रेशियो भी होगा। तो इस तरह से आपके पास ये इनके मोल्स का रेशियो आएगा। अब आपकी इच्छा है, आप चाहो तो NaOH के मोल्स को कितना मान लो? X। तो बताओ मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा? 4x होगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए? मोलैलिटी। बताओ मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। तो बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने? x अपॉन, ये सॉल्वेंट के मोल्स हैं। बताओ क्या हम इससे सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं? मोल से मास निकालने के लिए क्या करेंगे? इनटू मोलर मास। तो देखो यहां से मास ऑफ वाटर आपको मिल जाएगा 4x इंटू 18 ग्राम, और ग्राम को बदलो किलोग्राम में तो 1000 और लग जाएगा। सही है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट 72x अपॉन 1000। तो x x गया, आंसर आ जाएगा 1000 अपॉन 72। बाकी तो आप सॉल्व कर ही सकते। तो ऐसा क्वेश्चन हमने जीएमपी में भी सॉल्व कर लिया था इससे पहले ही, बट स्टिल एक बार और। कभी भी मोल फ्रैक्शन को किसी और टर्म में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करोगे? यहां से। क्या भाई मोल फ्रैक्शन पता है तो पहले दोनों के मोल्स के रेशियो निकाल लो, और फिर आप अपने क्वेश्चन में आगे मूव कर सकते हो। कोई डाउट? समझ में आ रहा है सब लोगों को? आगे बढ़ सकता हूं मैं? चलिए, बहुत ही बढ़िया। गुड आफ्टरनून ऋतुजा, गुड आफ्टरनून। अब नेक्स्ट आपके पास दो और टर्म आते हैं। कितने? 6 हो गए थे ना? 7th। इनको हम बोलते हैं PPM। PPM स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन। एंड दूसरा टर्म होता है PPB, दैट इज पार्ट्स पर बिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, ये आपके पास दो टर्म्स होते हैं। आप समझे, मिलियन का मतलब होता है 10 to the power 6, और बिलियन का मतलब क्या होता है? 10 to the power 9, है ना? मिलियन क्या होता है? 10 to power 6, और बिलियन क्या होता है? 10 to the power 9। पहली बात तो ये जो टर्म्स हैं, ये बहुत लो कॉन्सेंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के काम में आते हैं। सो दीज टर्म्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट very low concentrations। तो बहुत ज्यादा लो कॉन्सेंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इन टर्म्स को यूज करते हो, PPM और PPB को। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं, ये पानी है, बताओ इस पानी में फ्लोराइड है क्या? ये 100% शुद्ध पानी, इसमें कचरा है? क्या क्या है इसमें? इसमें बहुत कुछ है। इसमें फ्लोराइड है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, लेड मरकरी भी हो सकता है ना? पढ़ा है आप लोगों ने? व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड आयंस इन म्युनिसिपल वाटर? म्युनिसिपल वाटर, यू डोंट नो? अरे दीदी कहां से आ गई? जुगल।
permissible limit of fluoride NCERT। आप लोग तो पढ़ते होंगे। ये रहा, खुल जा सिम सिम। दिख रहा है आप लोगों को ये? क्या पेस्ट होता है क्या कुछ? सेव करना पड़ेगा। क्या कह रहे हो आप? हाँ, नहीं नहीं, आपके तो बायोलॉजी में भी आता है। अब केमिस्ट्री में तो हट गया ना, लेकिन बायो में है। बायो पढ़ते हो ना आप शायद, एनवायरमेंटल, उसमें बैठ गया, दोनों में हट गया। वाओ, ये सही है। चलो कोई नहीं, फिर भी जनरल नॉलेज, कल को तुम आइए वाइए बनोगे तो काम में आएगा। इसको देख के लगता है विमल का ऐड चल रहा हो। हाँ भाई, ये देखो, दिख रहा है डेटा आपको? हमारे पानी में सब होता है, आयरन होता है, मैंगनीज होता है, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है ना। लेकिन ये इन सब की क्या है? परमिसिबल लिमिट है। क्या है? आयरन कितनी है? 0.2 ppm पार्ट्स पर मिलियन। कॉपर, जिंक, कैडमियम देखो कितना होना चाहिए? 0.005 ppm होना चाहिए। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ppm? देखो, इनको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। 1 मिलियन में कितना कंट्रीब्यूशन है? जैसे मान लो हम सबके पास मिलाकर 10 लाख रुपए हैं। कितना है? 1 मिलियन। उसमें से मान लो आपके पास 5 रुपए हैं, मेरा कंट्रीब्यूशन 5 रुपए का है, ठीक है? तो मेरा कंट्रीब्यूशन 1 मिलियन में कितने का है? तो मेरी जो कंट्रीब्यूशन हो गई 5 ppm, मतलब 5 पार्ट्स पर मिलियन। किसी का 1 लाख कंट्रीब्यूशन, तो उसका क्या हो जाएगी? 1 लाख ppm। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो मिलियन में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। या फिर बिलियन, 10 करोड़, 10 करोड़ में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो उतने बिलियन में बोल देंगे उसको। तो सेम ऐसे ही पार्ट्स पर मिलियन को क्या लिखा जाता है? इट इज रिटन एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना? 10 टू द पावर, यहां से यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, 6 ग्राम, यानी आप लिखना चाहो तो उसको 1000 किलोग्राम सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अगर आप किसी सॉल्यूशन का 10 टू पावर 6 ग्राम ले लो, तो उस 10 टू पावर 6 ग्राम में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वही उसकी ppm कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगी। कहने का मतलब ये है, देखो जब मैं आपसे बोलूं कि लेट अस अज्यूम कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH है इन 150 ग्राम सॉल्यूशन। सुनना मेरी बात ध्यान से। अभी 20 ग्राम NaOH कितने में है? 150 ग्राम में। कवि कह रहा है इसको ppm में लिखो भाई, तो हम बोलते ठीक है, अभी लिख देते हैं। हम बोलेंगे कि बताओ 150 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है? मास ऑफ सॉल्यूट बोलो। 20 ग्राम है। अगर 150 ग्राम में 20 ग्राम है तो बताओ 1 ग्राम में कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे? 20/150। सही है। अब आप कितने में पूछना चाहते हो? मिलियन में। मिलियन कितना होता है? 10 टू द पावर 6। तो अगर 1 ग्राम में ये इतना है तो बताओ 1 मिलियन यानी 10 टू पावर 6 ग्राम में ये कितना होगा?
तो इनटू कर दो, इनटू 10⁶, ये इसकी पीपीएम कंसंट्रेशन बन गई। क्या बन गई? पीपीएम कंसंट्रेशन। तो अगर आप इसे फॉर्मूले में बदलना चाहते हो तो देखो दिख रहा है, बताओ 20 क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट। बताओ 150 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आप किसी भी सॉल्यूट की पीपीएम कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, बताओ नीचे क्या लिख सकते हो? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। सही है? तो बताओ पीपीबी का फॉर्मूला क्या बनेगा? पीपीबी कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, कर लो तुम तो तुम्हारा काम। क्या चाहिए था? इनटू 10⁹। ड्रॉर में पड़ा है वहां पे ऑफिस, सबसे ऊपर वाले ड्रॉर में, सेकंड वाले ड्रॉर में होगा। कैश भी उसमें, अगर कैश चाहिए तो। बोले समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को यहां तक? और थोड़ा सा और ध्यान से देखो, फिर क्वेश्चन करेंगे और समझाऊंगा, पहले टर्म्स देख लो। तो ध्यान से देखो, ध्यान से। मैं क्या करता हूं कि ये जो पीपीएम लिखा हुआ है, चलो कॉलर चेंज करते हैं। अरे आ जाओ। देखो ppm इज इक्वल, इसको लिख लेता हूं मास ऑफ सॉल्यूट एज इट इज अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू। बताओ क्या 10⁶ को मैं 100 इंटू 10⁴ लिख लूं? लिख लूं? बताओ ये चीज क्या बन गई? क्या बन गई? मास परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट। तो आप चाहो तो पीपीएम को सिंपली क्या लिख सकते हो? वेट बाय वेट परसेंट इंटू 10⁴ लिख सकता हूं। अब बताओ पीपीबी को क्या लिख सकता हूं इसी तरह? बोल दो जल्दी। वेट बाय वेट परसेंट इंटू 10⁻⁷। रटने की जरूरत नहीं है, इसीलिए करके दिखा रहा हूं। पीपीएम का ये फॉर्मूला है ना? अब देखो ऑनलाइन वालों को दिख रहा है ये सब लिखा हुआ? चमक तो नहीं रहा है कुछ? पीएसएस ग्रुप पे नहीं आई टीना, मैं भेज दूंगा, अभी आ जाएगी। नहीं दिख रहा ना? मुझे लग रहा था, कोई बात नहीं। इसका हम इलाज कर देते हैं। इलाज भी नहीं हो रहा इसका, ये क्या हो रहा है? अच्छा आगे नीचे लिखा हुआ, वाह ये तो कुछ ज्यादा हो गया। छोड़ो कोई बात नहीं। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर Fe लिखा हुआ है 0.2 ppm, ठीक है? तो एक्चुअली अब आप ये समझे बात, इसमें हम टाइम वेस्ट करें उससे बेटर है कि जैसे उसने लिखा हुआ है आयरन जो है ना वो 0.2 ppm होना चाहिए, ठीक है, पानी के अंदर। तो आप समझें कि 0.2 ppm का मतलब क्या है कि 0.2 ग्राम आयरन will be present in 10⁶ ग्राम वाटर, क्योंकि यहां पे वाटर सोल्यूशन है, ठीक है? तो ये कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन दी हुई है इन वाटर, इसको आप समझने की कोशिश करो, ठीक है? जैसे ये बाटली है, ये बाटली 1 लीटर की है। कितने लीटर की है? तो ये जो 1 लीटर की बाटली है, यानी इसमें कितना होगा? 1000 ml वाटर है। बताओ वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? तो वाटर मतलब ये कितना हो गया? 1000 ग्राम वाटर हो गया, ठीक है? तो मैं आपसे पूछूं, बताओ इस बाटली में कितना आयरन है? बताओ 1 लीटर पानी की बोतल में कितना आयरन होगा? तो आप क्या बोलोगे कि देखो भाई साहब, अगर मैं इस कंसेंट्रेशन को फॉलो करूं तो 10⁶ ग्राम वाटर में कितना आयरन है?
0.2 ग्राम है। तो बताओ 1 ग्राम वाटर में कितना होगा? तो 0.2 अपॉन 10 टू द पावर 6। अब आपके पास कितना पानी है? तो आपके पास है 1000 ग्राम पानी। कितना पानी है? तो बताओ 1000 ग्राम में कितना आयरन होगा? 0.2 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी 0.0002 ग्राम। कितना कम है, इसलिए आपको दिखता नहीं है। समझ पा रहे हैं? देखो एक और चीज देख सकते हो आप, अपन ऐसे खेल रहे हैं बस, पीपीएम का मतलब समझ में आना चाहिए। मैं आपको और इसलिए बता रहा हूं, आप उसको सीख पाओ टर्म को, क्योंकि ये ना, ये ऐसा टर्म है जिससे डर लगता है लोगों को। कहीं पीपीएम पीपीबी लिखा हुआ जाता है ना, आदमी घबरा जाता है कि क्या करूं इसका। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। जैसे आप देखो, आपके पास 1000 ग्राम पानी है, तो कवि ये कह रहा है कि देखो जब आप 1000 ग्राम पानी है आपके पास और आयरन की कंसंट्रेशन 2 ppm है ना, तो जब आप 10 टू द पावर 6 ग्राम वाटर कंज्यूम कर लोगे, तब जाके आपकी बॉडी में बताओ कितना आयरन पहुंचेगा? 0.2 ग्राम। कितना पहुंचेगा? यानी जब आप बताओ, इस एक बोतल में कितना पानी है? 1000 ग्राम। बताओ, एक बोतल है ये, एक बोतल। बताओ यहां से यहां पहुंचने के लिए कितनी बोतल पीनी पड़ेगी? 1000 बोतल और पीनी पड़ेगी। तो जब आप एक बोतल गिरा दिया आपने, तो जब आप 1000 बोतल पानी पी जाओगे, तब जाके आपकी बॉडी में कितना आयरन पहुंचेगा? सोचो, 0.2 ग्राम। सही है? पहुंचेगा ना? तो ये इतनी लो कंसेंट्रेशन होती है। आ जाओ 1000 बोतल पीने के बाद भी सिर्फ कितना आयरन पहुंचेगा? 0.2 ग्राम आयरन पहुंचेगा। तो इतनी लो कंसेंट्रेशन को दिखाने के लिए हम कौन सी कंसेंट्रेशन को यूज करते हैं, कौन से टर्म को यूज करते हैं? पीपीएम या फिर पीपीबी। बोले यहां तक समझ में आया? चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है? तो क्वेश्चन तो जैसा अभी तक पूछा गया वैसे पूछेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन मेरे पास ये है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 2.8 ppm आयरन, कैलकुलेट मोलैलिटी। ये क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें आयरन की कंसंट्रेशन कितनी है? 2.8 ppm। बताओ इसकी मोलैलिटी क्या होगी? आप ट्राई करना चाहोगे? करो, बताओ, बताओ आंसर। 1 बाय एक सेकेंड, 1/2। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर 1 5 इंटू, वो एक ही बात है, ये और ये सेम ही है, ओनली 0.05। ये बता रहा हो? ठीक है, और कोई? चलिए आइए देखते हैं। देखो मुझे चाहिए मोलैलिटी। बताओ मोलैलिटी का फॉर्मूला। वेट ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, बाकी लोगों ने विमल खा रखी है क्या? है? हाउ जोआ के मुंह से बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है जी। अब मुझे क्या दिया है? पीपीएम। आप पहले इस पीपीएम का मतलब लिखो। बताओ इसका मतलब क्या? कि मेरे पास 2.8 ग्राम आयरन होगा इन 10 टू पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। सही है? तो देखो ये सॉल्यूट है, यहां से मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी मोल्स ऑफ आयरन निकाल सकता हूं। 2.8 अपॉन आयरन का मोलर मास 56, दैट इज 1/20। सही है? ओके, आधा काम खत्म।
डिवाइडेड बाय, अब बताओ ये रहा सॉल्यूशन और ये कौन है, सॉल्यूट। तो बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, तो भैया मास ऑफ सॉल्वेंट आता है मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, 10⁻⁶ ग्राम। ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं 10,100,000 माइनस 2.8। बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁶ ग्राम ही आ जाएगी। सोचो आपकी जेब में 10 लाख रुपए और आपके 2.5 रुपए कहीं गिर गए, 5 रुपए कहीं गिर गए, और आप कहीं दूर चले गए 3-4 किलोमीटर दूर, वापस ढूंढने आओगे, है ना, आओगे, नहीं आओगे ना, क्यों, 10 लाख रुपए जेब में बड़े, 5 रुपए गिर भी गए तो क्या ही फर्क पड़ता है, पता भी हो तो कौन झुकेगा 5 रुपए का, है ना, और पता पड़ रहा है जेब में 6 रुपए हैं और 5 रुपए गिर गए, है ना, वो होते हैं ना सेना के कुत्ते ढूंढने वाले, ऐसे पूरी गली छान मारेंगे उस 5 रुपए के लिए, होता है ना ऐसा। तो अमाउंट क्या है, नेग्लिजिबल है। अब मेरी बात समझो, ये आपको हमेशा करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड नेग्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, नेग्लेक्शन। बहुत काम में आता है कि भाई जब आप पीपीएम में लिख रहे हो तो ये अमाउंट इसके सामने बहुत छोटा होगा, तो जो सॉल्यूशन का मास है ऑलमोस्ट वही किसका मास होगा, पहले बताया था, मैं जा रहा था लेने, ठीक है। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट इतना ही होगा, इसको आप किलोग्राम में लिखो तो 10⁻³ किलोग्राम, सही है। तो ये बन गया 1/2 इंटू 10⁻⁻⁴। वेरी गुड, ये भी सही है। और इसी को आप चाहो तो 5 बार 0.00 लगेगा। एम के पांडे ओनली 0.005 गलत है, इफत 0.05 भी गलत है। समझ में आ रहा है, बस यही पीपीएम की कहानी होती है, इससे ज्यादा आपको इसमें और डील नहीं करना पड़ेगा। अंजलि वीडियो आ रहा है ना, चल रहा है ना, कभी कभी आपका चला जाता होगा इसलिए बंद करता है वो थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद एक टर्म और आपको बार बार मिला करेगा जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। सेवेंथ एट जो भी हो देख लेना। देखो स्ट्रेंथ जनरली डिनोटेड एज ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ठीक। बट स्ट्रेंथ ब्रॉड इज ब्रॉड टर्म, मतलब कैसे, ग्राम पर लीटर बोल सकते हैं, कई बार पैरिटी बोल सकते हैं, कई बार कुछ और भी दे सकते हैं, भी बोलते हैं। आपके सिर्फ के लिए, हाँ, अगर certified तो इफ certified और नॉट देन लीटर ही स्पेसिफाइड ग्राम पर, ठीक है।
अभी देखो ठीक आ रही है आवाज? चलिए वापस से बता देता हूं। देखो कई बार आपको ये टर्म लिखा मिलेगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्ट्रेंथ को हम जनरली ग्राम पर लीटर में लिखते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ सिर्फ ग्राम पर लीटर ही नहीं होता, स्ट्रेंथ एक जनरल टर्म है। कैसा टर्म है? जनरल टर्म है। और ये जो जनरल टर्म होता है, एक सेकंड चालू है नहीं, तो ये जो आपका जनरल टर्म होता है, ये जनरल टर्म कभी कभी आप स्ट्रेंथ को मोलैरिटी भी बोल सकते हो, कभी कभी इवन मोलैलिटी भी बोला जा सकता है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को जनरली हम क्या लेकर चलते हैं? मोलैरिटी। अभी हम जब भी कंसंट्रेशन बोलेंगे तो हम क्या बोला करेंगे? मोलैरिटी। लेकिन जरूरी नहीं है कंसंट्रेशन को मोलैरिटी ही लिया जाए, मोलैलिटी को भी कंसंट्रेशन बोलेंगे, पीपीएम को भी कंसंट्रेशन बोलेंगे, वेट बाय वेट को भी क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म। ब्रॉड टर्म है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कैट, तो कैट बिल्ली भी हो सकती है, लायन भी हो सकता है, चीता भी हो सकता है, टाइगर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्या है, पूरी एक ब्रॉड फैमिली है। जनरली कैट बोला तो बिल्ली, बट वो जनरल है। अगर स्पेसिफाई जंगल में जाके बोलो आई सॉ अ बिग कैट, तो आदमी क्या समझेगा? लायन देखा है या टाइगर देखा है, तो सारे के सारे कैट ही ना। सो पॉइंट ये कि ब्रॉड टर्म होता है, जनरली उसको यही लेते हैं, बट कभी कभी स्पेसिफिक जगह पर उसको कुछ और भी यूज कर सकते हैं, तो वहां पर काम में आती है ह्यूमन इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल तो आएगी नहीं, पता नहीं, पर ह्यूमन इंटेलिजेंस काम में आती है कि क्वेश्चन के हिसाब से एक बार भाई साहब पढ़ लेना कि कवि स्ट्रेंथ किसको कहना चाहता है। हाँ, कवि ने कुछ नहीं कहा है, तुम स्ट्रेंथ किसको मानकर चलेंगे? ग्राम पर लीटर को। मेरी बात समझ में आती है आप सब लोगों को? तो इस टर्म को जब यूज करेंगे, कभी आएगा तब और देख लेंगे, बट बाय चांस कहीं स्ट्रेंथ लिखा हुआ मिल जाए तो जनरली हम उसे क्या मानकर चलते हैं? ग्राम पर लीटर। व्हाट इज फॉर्मेलिटी? फॉर्मेलिटी आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज की जाती है। काम नहीं आएगी, कहीं लिखी हुई मिल जाए तो आप परेशान ना हो, इसलिए बता रहा हूं। सो यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड्स and is similar to molarity। ठीक है, बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं फॉर्मूला ताकि उसको मैच कर पाए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सेम है फॉर्मेलिटी, एक किच बात है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कहने का मतलब दोनों सेम ही है, एक्चुअली दोनों सेम है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि NaCl का एक सॉल्यूशन है एक्वस, उसकी मोलैरिटी 2 है, तो बताओ उसकी फॉर्मेलिटी कितनी होगी? तो भाई साहब 2 ही होगी। दोनों एक ही चीज है, नाम अलग रख दिए। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूल बोला जाता है और आयनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाकी दोनों है क्या? सेम। जैसे बोलो ना NaCl का एक मॉलिक्यूल, तो अगर आप साइंस को लैंग्वेज को 100% फॉलो कर रहे हो तो NaCl के एक मॉलिक्यूल को बोलना, मॉलिक्यूल बोलना गलत है, उसे क्या बोलना चाहिए? एक फॉर्मूला यूनिट। क्या बोलना चाहिए? एक फॉर्मूला यूनिट बोलना चाहिए। जैसे मान लो आप कोई धार्मिक सीरियल देख रहे हो पुराने जमाने का, उसमें शुद्ध हिंदी यूज की जाती है, संस्कृत शुद्ध। अब उसमें किसी ने बोल दिया धोखा, तो धोखा इज अ मॉडर्न वर्ड, उसको धोखा नहीं बोलना चाहिए, तो उसको क्या बोलना चाहिए था? विश्वासघात, छल, रपट, अच्छा कपट नहीं, गद्दार इज ऑल्सो मॉडर्न टर्म। जैसे अलग, आई थिंक
एक उर्दू में वर्ड होता है, एक हिंदी में वर्ड होता है, ठीक है। तो जब हम शुद्ध उर्दू में बात कर रहे हैं तो हम विश्वासघात नहीं बोल सकते, तब हम गद्दारी बोलते हैं। जब हम शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं तो हम गद्दारी नहीं बोल सकते, फिर हम क्या बोलेंगे? छल कपट विश्वासघात। टेक्निकली वही बोला जाना चाहिए, बोल दो तो ठीक है, सबको पता है ना। अभी और मॉडर्न में तो और भी कुछ बोल देते हैं, लेकिन पॉइंट क्या है समझ गए होंगे आप। हाँ, बहुत कुछ बोलते हैं। सो द पॉइंट इज कि आपको समझना होगा टेक्निकली आपको इसको मोलैरिटी नहीं बोलना चाहिए, NaCl के इसको टेक्निकली इसको मोलैरिटी बोलना गलत है। क्या बोलना चाहिए? फॉर्मेलिटी। बस इतना ही फर्क है। जितना फर्क छल और कपट में है, जितना फर्क विश्वासघात और छल कपट में है, उतना ही फर्क मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में है। कहने का मतलब कोई फर्क है ही नहीं। तो कभी लिखा हुआ मिल जाए वैसे हेलो बोलना और आगे निकल जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी, ये आपके सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म होते हैं जिनसे आप आगे आने वाले पूरे सिलेबस के अंदर डील करते रहोगे। अंजलि एक बार आप रीजॉइन करो, अगर आपको स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है, आपका इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है, इसलिए हो रहा है वो। एक बार आप रीजॉइन कर लो। चलिए जी, अब चलते हैं आगे और बात करते हैं एप्लीकेट। नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए भी पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए भी छोड़ रहे हैं उसको। एंड डाले नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी। इसमें जो पहला एप्लीकेशन आता है उसे हम बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है डाइल्यूशन का मतलब? बोलना, घोलना। तो डिसोल्यूशन क्या होता है फिर? डोलना। हाँ, वेरी गुड। कंसंट्रेशन कम करना, है ना। अरमानों पे पानी फेरना, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने फेर दिया, है ना। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सत्य हो गया ना। फिल्में सत्य घटनाओं पर ही आधारित होती है, सत्य घटनाओं से प्रेरित। खैर छोड़ी, व्हाट इज डाइल्यूशन? डाइल्यूशन इज एडिंग मोर ऑफ सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्वेंट को ऐड करना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आप खुद देखो, जब हम सॉल्वेंट को ऐड करेंगे, ऑन एडिंग सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन, बताओ वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होता है। ठीक है, होता होगा तो क्या करें? तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होता है ना, तो आप मोलैरिटी का फॉर्मूला देखो। अभी आप ध्यान रखना, अब हम जब तक वो कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन का मतलब हम क्या लेकर चलेंगे? मोलैरिटी। उसने बोला कंसंट्रेशन, हम क्या मानेंगे? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है भाई साहब, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सही है? तो आप देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताओ सॉल्वेंट ऐड करने से सॉल्यूट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने ऐड क्या किया? तो सॉल्वेंट, जैसे आज मान लो आपका एग्जाम चल रहा है,
उसमें केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन बढ़ा दिए, बताओ फिजिक्स के क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो केमिस्ट्री के 10 बढ़ाए ना, बैलेंस बनाना ही नहीं, ऐसा नहीं कि 50 ही रखने हैं, जितने हो सकते हैं। केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन और ज्यादा डाल दिए तो फिजिक्स के क्वेश्चन पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो सेम चीज है, आपके दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, नो चेंज। लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बताओ वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होगी। यानी एक चीज तो क्लियर है, दैट इज मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। यानी जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे उसकी मोलैरिटी या उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, एक बात। दूसरी बात आप देखो, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो मोलैरिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? अब ये आप समझें, इसका मतलब मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो प्रोपोर्शनलिटी एक ऐसी चीज है कि आपको कई बार कई क्वेश्चन डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हो। सुनना ध्यान से, अगर मोलैरिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम डबल कर दिया, इसको आपने 2 गुना कर दिया, बताओ मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? आधी। अगर आपने वॉल्यूम को 3 गुना कर दिया तो मोलैरिटी 1/3। अगर आपने वॉल्यूम 10 गुना कर दिया तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? सीधी सीधी 1/10 हो जाएगी। बोलो ये बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मैं लिख भी रहा हूं बट आप समझना कि इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि इफ वॉल्यूम इज डबल्ड, मोलैरिटी विल बी हाफ्ड। ये इसका एक्चुअल मतलब होता है प्रोपोर्शनलिटी का। आज पहली बार देख रहे हो, आगे यूज करेंगे, इसलिए आज बता रहा हूं, कभी यूज करूंगा तो दोबारा काम में लेते रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, इसको कहीं और भेज दें क्या? सही है। अब आप देखो, मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है m1 और वॉल्यूम कितना है? v1 है। अब मैंने इसको डाइल्यूट किया। बताओ डाइल्यूट करने पर मैंने क्या किया होगा? इसमें सॉल्वेंट ऐड किया होगा, तो नया सॉल्यूशन बनेगा। बताओ नए सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहले सॉल्यूशन से डिफरेंट होगा, बढ़ जाएगा। और अगर वॉल्यूम बदल गया तो मोलैरिटी बदलेगी ही बदलेगी। तो नई मोलैरिटी हो गई होगी m2। बताओ क्या नहीं बदला होगा? मोल्स। किसके? सॉल्यूट के। तो हम क्या बोलेंगे कि देखो भाई साहब, कुछ बदले ना बदले लेकिन मोल्स नहीं बदलेंगे। तो हम बोलेंगे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, बताओ विल बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। और देखो बहुत चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम और उसकी मोलैरिटी पता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हो? सॉल्यूट के मोल्स। बताओ यहां सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? बोलो सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं यहां? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम यानी m1v1 है। बताओ यहां सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? m2v2। बताओ दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर। तो फॉर्मूला मत रटो, कंसेप्ट देखो। कंसेप्ट क्या है कि सॉल्यूट के मोल्स डाइल्यूशन से पहले और सॉल्यूट के मोल्स डाइल्यूशन के बाद दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। सही है ना? ठीक है जी। तो इसको हम लोग अब यूज कर सकते हैं, यही अपना है। कभी भी डाइल्यूशन हो रहा होगा हम हमेशा m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 यूज कर सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ।
पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ध्यान से सॉल्व करना। हाउ मच वाटर should be added to 200 ml of 2 molar HCl aqueous solution in order to obtain an HCl solution with molarity 0.25। बताओ जी। चमकते रहेगा। वन पॉइंट हाँ भाई, कुछ आंसर आ रहे हैं। पहला आंसर है 1.6 लीटर, दूसरा है 1.4 लीटर, तीसरा भी है क्या? चलिए, तो 1.6 लीटर इज गलत। आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, गलत है। आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुना, आपने मुझको भी ध्यान से नहीं सुना। हाँ जी भाई, गलत। पता नहीं, पता करो, कुछ तो गड़बड़ है, है ना? गड़बड़ क्या है ये पता करो। हाँ, चलिए, आपके पास जो शुरुआती सॉल्यूशन है वो है 200 ml और इसकी मोलैरिटी कितनी है? 2। आपको इसे डाइल्यूट करना है, तो डाइल्यूट करने पर वॉल्यूम बदले कुछ V2 हो जाएगा। और बताओ फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 0.25, जिसे आप 1/4 लिख सकते हो। देखो, फिजिक्स का मुझे नहीं पता, आप यूनिट डायमेंशन पढ़ते फिजिक्स में हो, लेकिन काम फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आती है। अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री में एक आदत बना ली हर चीज की यूनिट लिखने की, जब आप नोट्स बना रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी 90% सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, खैर अभी तो कोई मिस्टेक का चांस नहीं, मैं बता रहा हूं। m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 जो आप लिख रहे हो, तो दोनों तरफ यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम। यानी अगर यहां वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो यहां भी मिलीलीटर में है, अगर यहां लीटर में है तो यहां। ऐसा नहीं कि इधर मिलीलीटर रख दिया और इधर लीटर रख दिया, ये नहीं करना है अपने को। ठीक है, चलो अभी चलते हैं उधर वापस। तो बताओ, अगर हम इसे डाइल्यूट कर रहे हैं तो हम m1v1 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? m2v2। तो आप सभी ने लिखा m1 कितना? 2, v1 है 200 ml, m2 कितना है? 1/4। इससे आपको V2 मिला सिर्फ कितना? 1600 ml, जिसे आप चाहो तो 1.6 लीटर लिख सकते हो, लेकिन 1.6 लीटर तो फाइनल वॉल्यूम है ना? क्या पूछा गया है? पूछा क्या गया है कि तुमने कितना पानी मिलाया बे, ये तो पूछा है। बताओ वाटर एडेड कितना होगा? तो 1600 माइनस 200 कितना? 1400 ml, जिसे आप प्यार से 1.4 लीटर बोल सकते हो। समझ में आ रहा है?
चलो कोई नहीं, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, आर यू गाइज रेडी? ऑलरेडी? लो जी, पिया है कभी? क्या होता? अरे उस पर करना रीजॉइन जाओ, फटाफट जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जाओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 2 ही सेकंड बचे थे। वो नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, क्लास खत्म नहीं हुई, नेट डिस्कनेक्ट हो गया बस। चलो भाई, रूह अफ़ज़ा पीते हैं वापस से। तो रूह अफ़ज़ा इज शुगर सिरप solution having लेट्स से आप ले लो, कितना लोगे यार, 68.4% शुगर विद डेंसिटी, कुछ ले लेते हैं इसकी अपन, 0.0 ज्यादा आएगी डेंसिटी इसकी, 1.4 ग्राम पर ml। ठीक है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ रूह अफ़ज़ा, अरे should be taken या should be dissolved in 500 ml water to create a 0.2 molar solution for guests। बनाया घर पर रूह अफ़ज़ा कभी? तो रूह अफ़ज़ा जो आप बनाते हो ना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। जब मेहमान आते हैं तो आप ग्लास पानी में भरते हो, पानी भरते हो जग में, फिर उसमें रूह अफ़ज़ा डालते हो, है ना, खोल के, फिर पहले सब खुद टेस्ट करते हो, सारे ग्लास में भर दी, फिर हर ग्लास में टेस्ट किया आपने। क्या है कभी ऐसा? कोई मेहमान आया है, एक गिलास में चेक कर ली, हाँ ठीक है बढ़िया, वापस रख दिया, मेहमान को पिला दिया उसी को ले जाके। किया ऐसा कभी? किया है ना? नहीं किया? किया होगा, बता नहीं रहे हो आप। हाँ जी, बताओ आंसर क्या होगा, लगाओ दिमाग।
अंजलि अभी भी नहीं आ रहा है कि वीडियो? क्या चक्कर हो रहा है आपका? आपका ना नेट स्टेबल नहीं है। बाकी सब लोगों को दिख रही है ना स्क्रीन? अंजलि अब दिख रही है आपको स्क्रीन? एक बार ये 16 लिखा हुआ ना, इस पे क्लिक करना। ये 16 नंबर लिखा हुआ है ना, मुंडिया बनी हुई है दो दो, हाँ इस पे क्लिक करो। एक बार स्क्रॉल करना नीचे, हाँ और करो बस। ठीक, करें डिस्कस? बन गया रूह अफ़ज़ा? आ गया? 0.048 लीटर। चलो, क्या 70 ml? चलो देखते हैं। तो भाई साहब आपके पास जो रूह अफ़ज़ा है ना, एक्चुअली रूह अफ़ज़ा कुछ भी नहीं है। रूह अफ़ज़ा एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। क्या है? बहुत सारी शक्कर और कलर को थोड़े से पानी के अंदर मिला के डब्बे में पैक करके दे दिया गया है। ठीक है? वैसे आपको पता है रूह अफ़ज़ा किससे बनता है? रोज से, गुलाबों से ना, पत्ता गोभी, गाजर, मूली, इन सब से मिलके बनता है। नहीं पीते तो हम भी, हमने भी खूब पिया बचपन में, तब पता नहीं था, तब ये लगता था कि रोज से ही बनता है, पर रोज से नहीं बनता रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा में रोज तो बहुत कम होता है। मुझे लगे आदमी बात बात पे गूगल खोल देता है एक तो। ये वाली सही है, बड़ी फोटो है। जूम क्यों नहीं हो रहा है? कहीं और चल, खरीदने आ जाएगा। चलो खरीद ही लेते हैं। हमदर्द दवाखाना रूह अफ़ज़ा। ये देख रहे हो आप लोग? दिख रहा है आपको? अरे ये क्या हो गया? अच्छा अच्छा, आपने क्लिक भी कर दी। एक बार ऊपर जाके वापस अपनी स्क्रीन पे क्लिक कर देना, अपनी वाली पे। देखो दिख रहा है आपको? ये क्या है? गाजर है, और पता नहीं कौन कौन से पत्ते और हैं साथ में। देखो, पत्ता गोभी है, पीछे रखिए पत्ता गोभी वगैरह सब। हाँ गुलमोहर, पता नहीं और भी क्या है, ये नीले रंग के क्या होते हैं?
ये चमेली है, मोगरा है शायद, मोगरा, चमेली, और भी पता नहीं कौन कौन से फ्लावर्स हैं, है ना। ये क्या हजारे का फूल है क्या? गेंदा फूल, ससुराल गेंदा फूल, है ना। ठीक है, कहीं गुलाब दिख रहा है क्या? ये रहा, ये रहा, ये नहीं है, ये तो कुछ गुलाब, ये रहा। ठीक है, तो इस मिथ्या से दूर हो जाएं कि ये सिर्फ गुलाब से बनता है, इसमें बहुत सारा मटेरियल होता है जो अपन खाते पीते नहीं है। हाँ हाँ, इस पे क्लिक करो, चाइना, ऊपर जाओ, ये कोटा मेंटल लिखा हुआ है ना, हाँ इस पे क्लिक करो। कर दिया? चैट वैट सब गायब हो गई, मेरे को आना पड़ेगा, रुको, तो बार बार चल के आना पड़ता है भाई इधर। ओपन चैट, देयर आर पीपल, टॉगल द व्यू, ठीक है। चलिए, तो ये जो रूह अफ़ज़ा है, आपने रूह अफ़ज़ा एक ना शुगर सोल्यूशन है, उसके बारे में देखो इन्फॉर्मेशन क्या दी है, 68.4% शुगर विद 1.4 ग्राम डेंसिटी। अब बताओ, इसने बताया कि 68.4% क्या है, मास बाय मास है, मास बाय वॉल्यूम है, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है? तो कुछ नहीं बोला है तो हमेशा क्या मानकर चलते हैं, मास बाय मास। क्या मानकर चलेंगे? तो आपको इस सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंट पता है, कितना है, 68.4 ग्राम। और सॉल्यूशन किसका है, शुगर का। बताओ शुगर का फॉर्मूला, C12H22O11, सही है। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, 1.4 ग्राम पर ml। बताओ क्या आप इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल सकते हो? हाँ तो बोल दो, क्या था फॉर्मूला? 10 इंटू डी इंटू वेट बाय वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बताओ 10, डेंसिटी कितनी, 1.4, वेट बाय वेट कितना, 68.4, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है शुगर का, 342। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये गया 0.2 टाइम्स, गया ना। 14 2 से कितना होता है, 28। तो इनिशियल सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2.8 है। पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपके पास जो रूह अफ़ज़ा की बोतल थी, उस बोतल में जो रूह अफ़ज़ा थी उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 2.8 मोलर है। कितनी है? ठीक है जी, बढ़िया है। अब चलते हैं आगे, और कहानी अब सिंपल इतनी सी है कि आपको रूह अफ़ज़ा का कुछ वॉल्यूम लेना है, पता नहीं, उसकी इनिशियल मोलैरिटी है 2.8। इसमें आप पानी डालोगे और सब लोगों के लिए शरबत बनाओगे, और पानी कितना लेना है, एक सेकेंड, 500 ml पानी। अब यार यहां गलत गलत तो नहीं, तो ज्यादा बढ़ गया आपके लिए काम। बताओ पानी कितना ऐड किया है, 500 ml, है ना। तो बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 500 प्लस V1। ये दिखता है क्या, सही ना। आपने जो भी वॉल्यूम लिया था रूह अफ़ज़ा का, उसको किस में डाल दिया, 500 ml पानी में। तो फाइनल वॉल्यूम हो गया 500 प्लस V। और बताओ कवि ने कहा है कि उसको फाइनल मोलैरिटी कितनी चाहिए, 0.2। हम लिख देते हैं 0.2। तो बस क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, अगर आपको डेटा वो करना आता है तो। बताओ डाइल्यूशन के लिए M1V1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, M2V2। तो M1 कितना, 2.8 इंटू V1 पता करना है ml में। M2 कितना, 0.2 इंटू V2 कितना हो गया,
500 प्लस V1 दिख रहा है। तो देखो ये इसको कितने टाइम्स उड़ाएगा 1.4, तो 1.4 V1 इज इक्वल्स टू 500 प्लस V1। इस V1 को इधर भेजो, 1.4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 0.4 V1 इज इक्वल्स टू 500। तो बताओ V1 कितना आ गया 500 डिवाइडेड बाय 0.4 ml। ध्यान देना 0.4 को 4/10 लिख दो, 10 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया 5000/4 ml, या फिर आप इसे 5/4, देखो ज्यादा हो गया भाई, कम आना चाहिए था। ठीक है, रैंडम डेटा है, जो आ गया वही आ गया, क्या ही कर सकते हैं। तो इसको आप 5/4 लीटर बोल सकते हो, यानी 1.25 लीटर। इतना ज्यादा कैसे आ रहा है, वॉल्यूम तो कम आना चाहिए था यार। ये कुछ गलती किया है कि मैंने, देखना उसकी मोलैरिटी ज्यादा लेनी चाहिए थी मेरे को। शरबत बना रहे हैं क्या, मजाक बना रहे हैं? इतना ले लेंगे तो मर जाएगा आदमी, शुगर हो जाएगा उसी टाइम उसको। सोचो 1.25 लीटर 500 ml पानी में 1.25 लीटर रूह अफ़ज़ा डाल देंगे, मर जाएगा आदमी। कोई नहीं, चलो डेटा मेरा सेट नहीं हुआ। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब मैंने ऐसे ही मजाक में थोड़ा बढ़ा दिया। पॉइंट ये है, एक सेकेंड कि वो आपको ये डेटा देगा, तो वेट बाय वेट और डेंसिटी से आपको मोलैरिटी निकालनी आनी चाहिए। एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने, यहां पर मैंने आपको डायरेक्ट मोलैरिटी दी थी, यहां पर मोलैरिटी डायरेक्ट नहीं देकर आपसे इतनी सी कैलकुलेशन और करवाई है। सही है, चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए। कुछ कह रहे थे आप? हाँ एग्जैक्टली, मैं वही देख रहा हूं, गलती हो तो रही है। गुड, ये 14 आएगा। वो मिटारा लिख रहा है। क्या चाहते हो भाई? देख, मिटाना नहीं चाह रहा, बताओ कैसे लो। ठीक है जी, तो ये 14 आएगा, सॉरी। तो 14 V1 इज इक्वल्स टू 500 प्लस V1। हाँ अब थोड़ा सही है। तो V1 के लिए हो जाएगी 500/13 ml। तो 13 3 जा 39, 11 110, 6 7 8 38 पॉइंट समथिंग ml। हाँ अब सही है, ये आंसर आएगा 38.04। ठीक है, देख लेना हो तब आप लोग, 4 मान लो, अब सही है। तो आप करीबन 40 ml के आसपास रूह अफ़ज़ा 500 ml में डालोगे, तब जाके शरबत बनेगा। मतलब 1.25 लीटर रूह अफ़ज़ा डाल देते हैं, एक पूरी बॉटल खत्म। 6.5 लीटर, बड़े महंगे मेहमान हैं। रूह अफ़ज़ा बिकना बंद हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। चलो लेकिन व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ स्टॉक सोल्यूशन? स्टॉक सोल्यूशन क्या होता है? जैसे आपका रूह अफ़ज़ा था ना, वो एक स्टॉक सोल्यूशन था, उसको पानी में डाल डाल के आपको जितनी मर्जी का सोल्यूशन बनाना है बना सकते हो। स्टॉक सोल्यूशन, स्टॉक किया हुआ है, रखा हुआ है ना। उसको डाइल्यूट करके हम हमारी मर्जी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे घर में फिनाइल यूज करते हैं ना, फिनाइल की बोतल लाते हैं, पोंछा लगाने के लिए क्या करते हैं, बाल्टी भरते हैं, उसमें एक ढक्कन फिनाइल डाल देते हैं। जिस दिन लग रहा है कि ज्यादा गंदा हो रहा है उस दिन 2 लीटर डाल देते हैं। पता पड़ा घर में मक्खी मच्छर ज्यादा मर गए तो उनको सफाई करने के लिए थोड़ा फिनाइल ज्यादा डालते हैं कि सब कुछ क्लीन हो जाए। सेम भाई वही फंडा, उसको स्टॉक सोल्यूशन बोल सकते हो आप। तो व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ अ स्टॉक सोल्यूशन ऑफ HCl 20 ml of which is used
to prepare 20 liters of 0.1 molar solution. बताओ. हंड्रेड. हंड्रेड. हंड्रेड क्या? चलिए भाई, तो कुछ भी नहीं करना, आपको दिख रहा है साफ साफ M1 V1 इज इक्वल्स टू M2. M1 कितना? वही तो निकालना है. ये कितना है? 20 ml. M2 कितना? 0.1 इंटू V2 कितना? 20,000 है ना, क्योंकि ये मिलीलीटर में तो ये भी मिलीलीटर में. अभी देखो, ये गया 0 से 0, ये गया पॉइंट से एक और 0, मोलैरिटी आ गई 100. सही ना? ठीक. तो ये थी मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन. क्या थी? नेक्स्ट चलते हैं आगे अगली वाली पर. क्या नाम है? सेकंड जो इसका एप्लीकेशन है उसे हम बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग. अब ये जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो नाम से पता लग रहा है आप यहां पर दो सॉल्यूशंस को क्या कर रहे होंगे? मिक्स कर रहे होंगे. अभी हम बात कर रहे हैं नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस की, जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं. तो देखें, मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है M1, वॉल्यूम है V1. मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन है, मोलैरिटी है M2 और वॉल्यूम क्या है? V2. जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करोगे, बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2. तो मोलैरिटी चेंज होगी या नहीं? बताओ, वॉल्यूम बदला या नहीं बदला? पहले वॉल्यूम कितना था? V1. अब कितना है? यहां कितना था? V2. अब कितना हो गया? V1 प्लस V2. क्या वॉल्यूम बदला? वॉल्यूम बदला तो मोलैरिटी भी क्या होगी? बदलेगी. इसको हम लोग M फाइनल बोल लेते हैं. लेकिन क्या नहीं बदलेगा? सेम चीज, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल्स टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग. तो बताओ, मिक्सिंग से पहले के टोटल मोल्स कितने हैं? तो बताओ यहां मोल्स कितने थे? बोल तो दिया करो यार. M1 V1. यहां कितने होंगे? प्लस M2 V2 इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा बताओ? M फाइनल इंटू V1 प्लस V2. तो बताओ यहां से M फाइनल की वैल्यू कितनी बन जाएगी? दैट विल बी M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2.
हो गया? तो देखो इसमें बहुत आसान आसान क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि 200 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl उसको मिक्स किया विद 300 ml ऑफ 0.6 मोलर HCl, बताओ फाइनल मोलैरिटी क्या होगी? तो कुछ सोचने का ही नहीं है, क्या लगाओगे बताओ? फाइनल मोलैरिटी क्या होगी? M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 अपॉन टोटल कितना हो गया? V1 प्लस V2। सही है? तो देखो ये कितना बन गया? 40 प्लस 180, ये बन गया 220 अपॉन 500। ठीक है, तो जैसे मैं आपको सिखा चुका हूं, 5 50 आ जाए तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ ये क्या बन गया? 1000, और ये क्या बन गया? 440। आंसर आ गया 0.44। समझ में आ रहा है? कभी भी डिनोमिनेटर में 5 आ जाए, 50 आ जाए, 500 आ जाए, सॉल्व मत करो, डिवाइड मत करो, ऊपर नीचे क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। सही है? चलो आज की सभा का आखिरी क्वेश्चन मेरी तरफ से, बाकी फिर जीएमपी में और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज हाउ मच वॉल्यूम of 0.5 molar HCl solution should be added to 200 ml of 2 molar HCl solution to obtain a final solution with molarity equal to 1.8। बताओ भाई। हाँ टीना मैं डाल दूंगा पीएसएस और पीडीएफ दोनों ही। आई थिंक कल की पीडीएफ भी नहीं गई, आज की सुबह की। इन्वर्टर लाया हुआ है कि नीचे? यूपीएस लाया है? कौन लाया? तू लाया है? चेक करने के लिए? चेक करने के लिए? हाँ भाई, तो वो आ ही रहा था ना, वो इन्वर्टर वाला ठीक करेगा ना, वो लाइन डाल देना। नहीं क्यों परचेज किया? हमको देखने से आंसर नहीं आएगा बाबू, फॉर्मूला लगाओ, लिखो। दिख रहा है साफ साफ? मान लो इसका वॉल्यूम कितना ले लिया अपन ने? V1 ml, तो रिजल्टेंट मोलैरिटी दी हुई है 1.8। फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो बताओ M1 कितना? 0.5 इंटू V1 प्लस M2 कितना? 2 इंटू V2 है 200। ध्यान रखना हर जगह वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो मिलीलीटर में या लीटर में। डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा? V1 प्लस 200। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1.8 V1 प्लस 18 36 360 इज इक्वल्स टू 0.5 V1 प्लस 400। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 1.8 में से 0.5 गया तो बचेगा 1.3। 400 में से 360 गया तो कितना बचेगा? 40। तो V1 के लिए आ गई 40 बाय 1.3। पॉइंट को ऊपर भेज दो तो 400 बाय 13 मिलीलीटर। डेटा सेट नहीं हुआ बट आंसर आपका ये आएगा। कर सकते हैं? चलिए तो आज अपन यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास यहां से आगे बढ़ेंगे।